सर स्टार्ट नमस्कार कीजिए। जी। नमस्कार। मैं प्रोफेसर पंढरीनाथ पाटिल आप सभी का विश्व हिंदी संगठन द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी बल्कि हिंदी माह के उपलक्ष्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आपने देखा कि पिछले महीने से हम लोग हर रविवार हिंदी और हिंदी को बल देने वाली जो उसकी बोलियां हैं, उन बोलियों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। ये जो बोलियां है, ये बोलियां हिंदी को बल देती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा तभी बन सकती है या हिंदी विश्व भाषा तभी बन सकती है जब उसकी जो बोलियां है, वो बोलियां जो है वो आगे बढ़ती चली जाए। जब बोलियां बढ़ेगी तो ही हिंदी जो है ये पुष्ट होगी। और मातृभाषा में जब तक आदमी सोचेगा नहीं, वो राष्ट्रभाषा में अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम लोग सारी बोलियों पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और पिछले महीने से आप देख रहे हैं कि उस चर्चा के कई श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम चलते चलते अब हम आए हैं जम्मू कश्मीर, जो हमारे देश का शीर्ष ऐसा राज्य है। इस जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली जो बोली है, डोगरी बोली, इस बोली के विषय में आज हम जानने वाले हैं। इस डोगरी भाषा जो है, इसके विषय में जानने के लिए हमारे जो आज के वक्ता है वो है सुनील कुमार सैलदा जी। सुनील कुमार जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। हमारे साथ है आज सुनील कुमार जी, जो जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पर हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। 2017 से लेकर आज तक सर वहां पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो डोगरी भाषा जम्मू में बोली जाती है, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि यह भाषा कैसी है, इस भाषा के स्वरूप क्या है और इस भाषा में किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है। आज की जो डोगरी भाषा है यह किस तरह से उन्नत हो रही है या इसमें विकास हो रहा है। सुनील सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको ये मंच जो है वो आपको सुपुर्द करता हूं। सुनील कुमार जी, नमस्कार। धन्यवाद पाटिल सर। विश्व हिंदी संगठन की ये जो मातृभाषा श्रृंखला है, उसके अंतर्गत डोगरी भाषा जो मेरी मातृभाषा है उस पर बोलने के लिए मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जब भाषाओं की बात आती है तो भाषा जो है वो एक सेतु है मानव को मानव के साथ जोड़ने का। अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा उचित तरीके से अपना जो भाषाई संप्रेषण है वो किस में कर सकता है। अगर हम देखें तो वह अपनी मातृभाषा में ही सर्वाधिक संप्रेषण जो है वो एक दूसरे के साथ कर सकता है। तो इस चीज को अगर देखें तो कहीं ना कहीं पीछे इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है कि मातृभाषाओं को लेकर जो है वो रवैया जो है वो सही नहीं रहा। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें मतलब हमारी जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं वो काफी समृद्ध हो रही हैं। और इस ओर जो है वो भारत सरकार का भी ध्यान गया और उन्होंने क्या किया कि नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषाएं हैं उनको अपना उचित स्थान दिलाने के लिए पूर्ण जो है वो प्रयास किया है। आप देखिए कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये मतलब पूरी तरह से कर दिया कि एक प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही व्यक्ति जो है वो सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। और ये सबसे उचित भी है, क्योंकि ये हमने शुरू से ही जाना है कि अन्य भाषा में जो बच्चा है वो अच्छी तरह से शिक्षा हासिल नहीं कर पाता, बजाय इसके कि वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा जब हासिल करता है, चूंकि उसके परिवार में वो बोली जाती है, उस परिवार में, उस परिवेश में उसने वह संपूर्ण जो है वो भाषा जो सीखी होती है उसी में वह अपनी जो अभिव्यक्ति है वो उचित ढंग से कर पाता है। तो इसको हमारी सरकार ने भी पहचाना है। अब भारत बात करें तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ कई प्रकार की भाषाएं जो है वो बोली जाती है, उनमें कई प्रकार की मातृभाषाएं भी आ जाती हैं। हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपनी बात करता है।
अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात जब आती है तो हमारे यहाँ भी कई प्रकार की बोलियां बोली जाती। हाँ, जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है इसमें विविध प्रकार की बोलियां जो है वो हमारे यहाँ बोली जाती, जिनमें डोगरी है, कश्मीरी है, जिसमें हमारी पहाड़ी है, जिसमें हमारी, अगर हम देखें तो कई प्रकार की भाषाएं। तो ये एक गुलदस्ता है। हम अगर बात करें तो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है ये एक भाषाओं का गुलदस्ता है, जहां अनेक प्रकार की भाषाएं या बोलियां जो है वो बोली जाती हैं। लेकिन भाषा वही बची रह सकती है जिसमें जिसको व्यक्ति बोले और जिसमें विपुल मात्रा में साहित्य मिले हमें, और जिसको लिखना पढ़ना जो है वो वहां की जनसंख्या या वहां का जन समुदाय करता है। जब वहां का जन समुदाय उस भाषा को अपनाता है तो ही जो वह भाषा जो है वो पुष्पित और पल्लवित जो है वह होती है। तो अगर मैं अपने संभाग की बात करूं, जम्मू संभाग में, तो डोगरी का जो प्रचलन है वो जम्मू संभाग में बहुत अधिक है, यानी कि बहुत ही विपुल मात्रा में इसका मतलब प्रचलन जो है वो होता है। चूंकि किसी भी भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसका जो है थोड़ा सा इतिहास जान लेना मुझे लगता है कि काफी आवश्यक होता है, कि वह भाषा कहां से उसका सृजन हुआ और कैसे वह अपने मूल रूप तक आई और वर्तमान में उसका क्या परिदृश्य है वह हमें देखने को मिलता है। तो डोगरी भाषा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक स्तर से ये इसका पहले जो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो इसका दायरा जो था वह काफी विस्तृत था, यानी कि ये जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा और पंजाब के कुछ प्रांत में बोली जाने वाली भाषा थी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल था वो काफी विस्तृत रहा है। तो धीरे धीरे इसमें पश्चिमी पहाड़ी पट्टी की जो मध्यवर्गीय पहाड़ी पट्टी की जन भाषाएं आती हैं, उनमें डोगरी है, चंबाइली है, मध्यवर्गीय है, फिर बिलासपुरी, बांगड़ी आदि उल्लेखनीय है। ये कुछ भाषाएं हैं जो इस पश्चिमी पहाड़ी पट्टी क्षेत्र में बोली लिखी पढ़ी जाती हैं। लेकिन इन सब भाषाओं में अगर हम बात करें तो डोगरी का एक विशिष्ट स्थान क्यों है, इसके पीछे कई 3 कारण मैं आपको गिनाऊंगा। कि देखिए, डोगरी पहले तो जब इन भाषाओं की बात आती है तो डोगरी सबसे ज्यादा इनमें बोली जाने वाली भाषा। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो लगभग 40 मिलियन लोग जो हैं वो इस भाषा में बोलते, लिखते और पढ़ते हैं। दूसरा बात है कि केवल मात्र डोगरी एक ऐसी भाषा है जिसमें साहित्य जो है उसका सृजन जो है वो इस समय हो रहा है, और ये साहित्यिक रूप से काफी गतिशील भाषा है। अब तीसरा अगर हम बात करें तो कभी ये भाषा जो है वो रियासत कश्मीर रियासत तथा चंबा राज्य के कुछ क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन के अंदरूनी व्यवहार का माध्यम भी रही है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसकी जो है वो पकड़ हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब डोगरी के पीछे कुछ भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डोगरी जो है वो पंजाबी की उपबोली, जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जिक्र कहीं किया होगा तो हम उनको भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर ग्रियर्सन के समय में भाषाओं पे जो शोध है वो अधिक नहीं हुआ था। तब उन्होंने जो समझा, परखा, देखा वही जो है वो चिन्हित कर दिया, अपने इतिहास में उन्होंने हमें प्रकट करके रख दिया। लेकिन जब इस पे थोड़ा सा शोध हुआ तो ये पता चला कि डोगरी किसी भी प्रकार से पंजाबी की उपबोली नहीं रही है। यह अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक भाषा वैज्ञानिक रहे हैं जॉन बीम्स, उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा विज्ञान उसमें कहा कि ये ना तो पंजाबी की है ना इसमें कश्मीरी की किसी भी प्रकार की उपबोली है। उन्होंने इसे भारतीय जमीन परिवार, जो आर्य परिवार की भाषाएं थी, उनमें प्रमुख 11 भाषाओं में इसको स्थान दिया है। तो अगर हम डोगरी की लिपि की बात करें तो सर्वप्रथम जो था डोगरी जो थी वह टाकरी लिपि में लिखी जाती थी। अब जब पहले की बात करें तो टाकरी लिपि में डोगरी लिखी जाती थी। अब टाकरी लिपि क्या थी कि उसमें मात्राओं का नहीं था, यानी उसमें मात्राएं जो थी वो हमें देखने को प्राप्त नहीं होती थी। तो प्रारंभिक स्तर से छुटपुट जो है वो विवरण हमें
कई मतलब शिलालेखों में या कहीं दीवारों पे अंकित उनकी जो भाषाएं हैं वहां पे इसके उल्लेख जो है वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर हम जाएं पहाड़ी क्षेत्र में तो विभिन्न राजा जो थे उन्होंने इनको चिन्हित किया हुआ है और लोगों द्वारा शिलालेखों पे लिखित रूप में ये हमें आज भी प्राप्त होती है। किंतु जब इसमें मात्राओं का उपयोग नहीं होता था तो ये जन समुदाय तक उतनी पहुंची नहीं। हालांकि जनता जो थी आम रूप से इसको बोलती थी, लेकिन लेखन पठन में जो था वो कहीं ना कहीं कमी इसकी रही। तो हमारे यहाँ क्या होगी, एक महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, रणवीर सिंह, रंजीत सिंह नहीं, महाराजा रणवीर सिंह हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि डोगरी भाषा की महत्ता को समझा और उन्होंने इसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको नागरी के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और नागरी के साथ जोड़कर इन्होंने इसको आगे ले जाने का प्रयत्न किया। अब उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये व्यवस्था की कि उस समय तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हर एक कर्मचारी को डोगरी बोलना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है वह डोगरी नहीं बोलेगा, जो व्यक्ति डोगरी नहीं बोलेगा उसको वह 10% उसकी जो तनख्वाह है उससे उसकी रकम जो है वो काट ली जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने डोगरी को मतलब आगे ले जाने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ उन्होंने डोगरी के मुद्रण के लिए रणवीर प्रेस की स्थापना की, जो कि हमारे यहाँ आज भी है और जिसको अब सरकारी प्रेस की मान्यता जो है वो प्राप्त है और रणवीर प्रेस से ही हमारे समस्त जो है वो कागजात वगैरह जो भी काम है वह होता है। तो ये जो उस समय की उन्होंने जो स्थापना की, उस स्थापना से डोगरी को जो है वो मुद्रण में भी उन्होंने लाया, यानी कि जो उसका विपुल प्रकार का साहित्य था उन्होंने उसको लाने का प्रयत्न किया। उनके इन प्रयत्नों के बावजूद जो है वो डोगरी लिखने पढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे हमें छूटती नजर आई। अब रणवीर सिंह के बाद हमारे यहां महाराजा हुए प्रताप सिंह। अब प्रताप सिंह ने डोगरी को आगे ले जाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने डोगरी के स्थान पर अरबी तथा फारसी को हमारे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में ला दिया। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने जो है वो डोगरी भाषा को पीछे ही ले जाने का प्रयत्न किया, जिससे ये है कि ये भाषा का जो विकास था, जो रणवीर सिंह ने, महाराजा रणवीर सिंह ने शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ता नजर आता था। और इससे जो है डोगरी पर गहरी चोट भी एक किस्म से हम समझेंगे कि हुई जब उन्होंने इस भाषा को तो कहीं ना कहीं इसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया। यानी कि उस समय अगर देखें तो भाषा, देखिए किसी भी भाषा का विकास आप जब अवरुद्ध कर देते हो तो उससे कहीं ना कहीं संस्कृति पे भी असर पड़ता है। तो भाषा की जो संस्कृति है वो भाषा के साथ जुड़ी रहती है। अब देखिए आम लोगों में तो वो प्रचलन में है। अब भाषा बची कैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने अपनी भाषा को बोलना नहीं छोड़ा। अब प्रशासनिक स्तर पे इस भाषा का जो भी स्वरूप रहा, जिस तरह से भी बदलाव रहे, उसको आम लोगों ने नहीं अपनाया। यह प्रशासनिक स्तर तक ही सीमित रही। तो भाषा बची रही उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने इसको अपनाए रखा। अब फिर आगे चलते हैं तो इसका विकास उसके बाद इसको कहीं ना कहीं जब इन्होंने देखा कि टाकरी जो इसका रूप है वह कहीं ना कहीं इसको पठन और लेखन के रूप में आगे ले जाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि एक स्तर पे आगे डोगरी की जो टाकरी लिपि थी उसके बाद जो इन्होंने नागरी रूप अपनाया उसको इन्होंने देवनागरी रूप में पूर्ण रूप से अपना लिया। तो आज जो वर्तमान संदर्भ में जब देवनागरी रूप में डोगरी भाषा को अपनाया तो संपूर्ण जो मात्राएं थी वह सारी इसमें आ गई और आज जो वर्तमान डोगरी लिखी जा रही है हमारे यहाँ उसकी जो लिपि है वह देवनागरी है। यानी देवनागरी में ही पूरी जो डोगरी है हमारे यहाँ लिखी जा रही है। अब लिखने के लिए तो भाषा मिल गई कि लिपि मिल गई, हमें देवनागरी लिपि मिल गई, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए लोगों को आगे आना आवश्यक था। तो डोगरी को सहारा मिला डोगरी संस्था का।
जो कि सबसे पुरानी संस्था रही है और जो वर्तमान में भी सक्रिय रूप से इसको पुष्पित और पल्लवित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो उस समय क्या हुआ कि डोगरी संस्था ने इसको अपनाया और जितना भी मौखिक साहित्य था उसको इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया। यानी कि जितना भी इधर उधर, क्योंकि हम समझते हैं कि लोक साहित्य विपुल मात्रा में मौखिक रूप से आम जनता के बीच में मौजूद रहता है, यानी कि आम जनता के बीच में उसकी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो डोगरी संस्था ने, अब इन्होंने केवल साहित्यिक स्तर पर ही नहीं, डोगरी संस्था ने फिर अपने जो रूप था, अपना स्वरूप था, उसको विस्तृत किया। साहित्य के स्थान पर इन्होंने सामाजिक स्तर पर, साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर, तीनों स्तर पर इन्होंने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया और हमारी जो डोगरी थी उसको बचाने का प्रयत्न किया। तो साहित्यिक रूप में अगर हम देखें तो कई, आज वर्तमान स्वरूप में साहित्य की प्रत्येक विधा में डोगरी का लेखन हो रहा है और वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी को शामिल किया गया। तो ये जो प्रयास थे, ये डोगरी संस्था के ही प्रयास थे, उन्होंने मिलकर विभिन्न प्रशासनिक स्तर पे प्रयास किए, जिसकी कारणवश जो है डोगरी 2003 से मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई और उससे हुआ ये कि डोगरी को एक मंच मिल गया। अब जो डोगरी संस्था थी वह तो अपने स्तर पे कार्य कर रही थी, लेकिन एक देखिए, किसी भी भाषा को आगे ले जाने के लिए उसमें अगर साहित्य छापना है तो आपको वित्तीय सहायता भी चाहिए होती थी। तो जब संविधान की 8वीं अनुसूची में आई तो केंद्रीय स्तर पर भी सहायता जो है वो आने लगी और कई लेखन जो है डोगरी के पुरस्कार भी उसमें मतलब आए और जिस वजह से आज इसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध, लगभग प्रत्येक विधा में साहित्यिक रचनाएं जो है वो की जा रही है। अब जो आरंभिक साहित्यकार थे जिन्होंने नींव रखी इसकी, उनमें हमारे दीनू भाई पंत थे, धर्मचंद्र प्रशांत थे, बंसीलाल गुप्ता थे, रामनाथ शास्त्री थे, पंडित रामनाथ शास्त्री, बरकत राम आदि, ये सारे जो थे ये प्रारंभिक ये स्तंभ है डोगरी को स्थापित करने के लिए, ये सारे स्तंभ थे। इन लोगों ने क्या किया कि डोगरी में रचनाएं जो है वो लिखना शुरू की। तो इस तरह से डोगरी की जो भाषाई स्तर पे अगर हम देखें तो डोगरी का विकास जो है वो चल पड़ा, उसको एक गति मिली और वो गति इस प्रकार से मिली कि आज जो है आप देखिए हमारे यहाँ कई सारे डोगरी के जो साहित्यकार हैं वो हमारे समक्ष आते हैं, जिनमें एक प्रमुख है जो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए हैं, हमारी पद्मा सचदेव जी। तो पद्मा सचदेव जी ने डोगरी साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह यहाँ जम्मू से चली गई बाहर और वहां जाके उन्होंने डोगरी को पुष्पित और पल्लवित किया, उन्होंने व्यापक स्तर पर उसका विस्तार जो है वह किया। तो अब देखिए, कोई भी मातृभाषा, अगर हम स्थानीय साहित्य देखें तो स्थानीय भाषा देखें तो उसमें क्या है कि वहां के लोकगीत, वहां की संस्कृति का बहुत योगदान रहता है। यानी कि कोई भी भाषा जो है वो बिना संस्कृति के जुड़ी नहीं रह सकती। तो हमारी भाषा भी संस्कृति से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और हमारी जो डोगरी संस्कृति है उसको उसने अपने भीतर समाहित किया है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, कहते हैं मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। इसका भावार्थ ये है कि मीठी है डोगरों की बोली और चीनी की तरह मीठे हैं लोग डोगरे। यानी कि यहाँ के लोग जो है वो इस तरह से मीठे हैं, उनके बोल इतने मीठे हैं, बोली इतनी मीठी है, उसी तरह उनकी भाषा भी उतनी मीठी है। तो ये एक उक्ति कही गई है हमारे यहाँ। दूसरा, हम लोगों के हमारे यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा रहे, डोगरे जो है वो उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। यानी कि हमारे यहाँ कई राजा हुए, गुलाब सिंह हुए, महाराजा प्रताप सिंह हुए, ये सारे राजा थे जिन्होंने काफी लड़ाइयां जो है वो लड़ी हैं। तो डोगरे जो है वो शूरवीर भी कहे जाते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं, उसमें भी एक उक्ति है कि अस आखदे हैं डोगरे शाने नाल, अस जित्तियां ने जंगा कमसाने नाल। मतलब हम अपने आप को शान से कहते हैं कि हम डोगरे हैं, डुग्गर प्रदेश के वासी हैं और हमने जीती हैं जंगे जो है वो शान के साथ। यानी कि हमने जंग जो है वो शान के साथ हमने जीती है। अब डोगरी जो है वो कहां कहां हमें देखने को मिलती है। अब सांस्कृतिक स्तर की अगर हम बात करें तो चित्रकला में भी डोगर साहित्य जो है वो काफी डोगर जो है वो मशहूर रहा हुआ है। हमारे यहाँ एक स्थल है बसोली,
वहां की पेंटिंग जो है वो काफी प्रसिद्ध है, यानी कि बसोली की पेंटिंग, वो कई तरह की पेंटिंग है। तो वो पेंटिंग के रूप में भी, कला के क्षेत्र में भी हमारी जो डोगरी है वह काफी प्रसिद्ध रही हुई है। अब बात करें हमारे यहाँ डोगरी में लोकगीतों का प्रचलन काफी रहा है। अगर हम क्योंकि कोई भी भाषा है उसमें उसके लोकगीत जो है वो उसकी मूल, मैं कह सकता हूं कि जड़ है। क्योंकि पहले जो था हमारे यहाँ मौखिक जब साहित्य था, हमारे यहाँ क्या, अगर हम बात करें जितनी भी मातृभाषाएं हैं उसमें पहले तो लोग उतना शिक्षित थे नहीं, तो जब शिक्षित नहीं थे तो साहित्य जो था वो हमें कहाँ मिलता है, मौखिक रूप से लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में ही प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ भी लोक साहित्य जो है वो काफी प्रचलित था, तो लोकगीत उनमें प्रमुख थे। अब ये लोकगीत हमारे यहाँ कई तरह से मतलब कई उनके विषय रहे हैं, जैसे विवाह के स्तर पर गाए जाने वाले लोकगीत रहे हैं हमारे यहाँ। फिर जब चक्की पीसती थी महिलाएं, तो तब भी वह अपनी गीत जो है वो गाती थी। चरखे पर जब तार जो है वो चढ़ाती थी, जब चरखा काटती थी, तो उसके ऊपर भी साथ साथ में वह अपने साथिनों के संग जो है वो लोकगीत गाती थी। और बच्चों को लोरी देते हुए माएं जो है वो अपने तरह तरह के लोकगीत जो है वो सुनाती थी। अब प्रतीक्षा और उतावलेपन की घड़ियों में भी गीत होते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ लोग शूरवीर रहे हैं और लड़ने के लिए बाहर जाते थे, तो पीछे से प्रतीक्षारत उनकी जो स्त्रियां थी वह कई तरह के गीत जो है वह गाती थी उनकी प्रतीक्षा में और उनके आने की मतलब उसमें प्रतीक्षा में। अब माताओं, बहनों और बहुओं के गीत तो हमारे यहाँ रहे हुए हैं, क्योंकि किसी का पुत्र जाता था, किसी बहन का भाई जाता था, किसी का पति जाता था लड़ने, तो उसमें कई वो रहते हैं। ऐसे ही एक श्री पंडित गंगाराम जी हुए हैं हमारे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गीत लिखा है कि कंडी दा बसना, यानी कि कंडी दा बसना। कंडी होती है जो मतलब पथरीला क्षेत्र है जहां पे संभावनाएं कम रहती हैं। गीत कुछ इस प्रकार है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कहता कि बाजरे दी राखी बड़ी डंगर उड़ाई करी, चिड़िया उड़ाई करी, किया किया बतलावा, को जानी पानी भरो, पत्थरे च पर पन्नो, टकियां दा दुख भैने, कुसी जाई दखना। यानी कि भावार्थ ये है कि मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पे जो स्त्रियां होती हैं उनको पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता, तो उसके पीछे उन्होंने अपनी जो व्यथा है वो बताई है कि बाजरे की जो रक्षा है उसके लिए उनको बार बार जागना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, चिड़ियों को उड़ाना पड़ता है कि कहीं खा ना जाए। तो क्योंकि उनके पास वही संसाधन थे, उसी के माध्यम से उनका भरण पोषण जो है वो होता था, तो उसका जो अपना दुख है वो बताती है कि पानी लेने के लिए कोसों दूर जो है वो जाना पड़ता, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं नीचे कुआं कहीं रहा होगा और वहां से वह पानी जो है वह लाती थी। तो ये उनका अपना कष्ट था, वह बताती है कि किसको दुख सुनाए, अपना दुख जो है वो इसके माध्यम से प्रकट जो है वो करती है। अब डोगरी लोकगीतों में जब पहाड़ी पुरुष मैदानी क्षेत्रों में काम के लिए जाता था, तो पीछे जो है उनकी जो स्त्रियां थी वो किस प्रकार से अपना जो व्यथा है वह प्रकट करती थी, मैं आपके समक्ष ये बताता हूं। कहती तेरा लगदा मंदा ओ गद्दिया, तेरा लगदा मंदा ओ गद्दिया, निक्का नया छिलड़ू पीछे छोड़ी गया तू, निक्का नया छिलड़ू पीछे छोड़ी गया तू, का पत्तर नईयो खांदा ओ गद्दिया, का पत्तर नईयो खांदा ओ गद्दिया, खत पटवारी मिगी लिखी नईयो दिंदा, सा करनिया छंदा ओ, सौ करनिया छंदा ओ, तेरा लगदा ओ मंदा गद्दिया। यानी कि वह बता रही है कि तू चला गया है, पीछे ये छिलड़ू होता है वो जो भेड़ का जो छोटा बच्चा है उसकी बात कर रही है कि वह पीछे जो है वो तुम्हारे इंतजार में घास नहीं खा रहा, क्या करूं मैं,
इसको मतलब बड़ा प्रयत्न कर रही हूं, लेकिन ये पीछे से तेरी घास नहीं खा रहा है। मैं डाकियों को मिन्नतें करती हूं कि तुझे एक चिट्ठी पत्र मेरा लिख दे, ताकि तेरे तक मेरा संदेशा पहुंचे और तू आके इनको आके देख ले, जो मेरी नहीं सुन रहे हैं तुम्हारी सुन रहे हैं। तो ये एक लोकगीत है जिसके माध्यम से जो एक स्त्री है वह अपनी व्यथा प्रकट कर रही है। इसी प्रकार एक और लोकगीत है जिसके माध्यम से स्त्री एक पत्नी अपने पति के इंतजार में बैठी है, और पति जब लौट आता है तो उनके हर्ष की जो है या उनकी खुशी की संभावना नहीं रहती है। उसकी चाहे माँ हो, चाहे उसका वह पत्नी हो, तो वो कुछ इस तरह से विदेश से लौटे युवक के इंतजार में बैठी है, और जब वह आता है तो वह बहुत अधिक खुश होती है। तो वह इस तरह से अपना दुख जो है वो प्रकट करती हैं। सैलियां धारा पौन फुहारा, कहती सैलियां धारा पौन फुहारा, मेरा रेशमी चीरा सिजियो, मेरा रेशमी चीरा सिजियो, सिजियो धोनिया छम छम रोनिया, सिजियो धोनिया छम छम रोनिया, सज्जन प्रदेश गयो टोरी आयो। यानी कि वो कहने की बात कह रही है कि सैलियां धारा यानी हरा भरा वातावरण है, और उस वातावरण में मतलब मेरा जो पट है, वस्त्र है, वो भीग चुका है। तो उसको वो कह रही है कि रेशमी चीरा सिज गयो, रेशमी जो मैंने कपड़े डाले हैं वो उसका पट जो है वो गीला हो गया है। और कहती कि उसको साथ साथ में धो रही हूं, साथ साथ में रो रही हूं, यानी कि साथ साथ में धोते हुए साथ साथ में रो रही हूं। रो इसलिए रही हूं क्योंकि उसके खुशी के आंसू। कहती कि सज्जन परदेसों टुरी आयो, यानी कि जो उसका साजन था वो परदेश गया था, वो वापस लौट आया। अब इसमें दो तरह की वो रहती है कि जो माँ थी उसको होता है कि बच्चा जो है वो विदेश से काफी धन जो है वो प्राप्त करके आए, और जो पत्नी है उसको लगता है कि मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा धन तो मेरा पति परमेश्वर है, वह बाहर गया है अगर लड़ने, तो वो सकुशल जो है वो यहाँ पे लौट आए। तो इस तरह से ये डोगरी लोकगीत जो है उसमें हमारे संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ देहरियों और बावलियों आदि और मोहरों की परंपरा बहुत अधिक रही। देहरी यानी कि कुल देवता जो है उनको उनको हम कहते हैं, या वह लोग पितृ पूजा जो है, पूर्वजों को पूजने का जो परंपरा है वो हमारे यहाँ काफी देखने को मिलती है। यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनको काफी पूजा जाता है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ काफी रही हुई। अब इसके पीछे कारण है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ये देहरियां उन लोगों की बनती हैं जो लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उनकी जो उनकी देहरियां, छोटे छोटे देहरियां 4 फुट की मतलब बनाई होती थी उन्होंने, ऊपर गोल गुंबद जैसा रहता था, और वो आज हमारे यहाँ कई तरह देखने को मिलती है। मतलब अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको कई नाम गिना सकता हूं जहां पे ये देखने को मिलती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ अखनूर से पहले एक बावे का तालाब नाम का स्थान है, जहां पे अगर हम देखें तो बहुत सारी देहरियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध है जो मेला भी लगता है, बाबा जित्तो और झिड़ी मेला जिसको हम कहते हैं, जिसमें बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी जी की देहरी है, जिसका बहुत भव्य मंदिर जो है वो आज वहां पे स्थानांतरित है। तो कहने की बात है कि वहां पे हमारे यहाँ इन देहरियों में लोक परंपराएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। या किसी व्यक्ति जो कुंवारी स्त्री है या कुंवारा पुरुष है, जो स्त्री है जो विवाह से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है, उसकी भी देहरी बना के उसकी भी पूजा की जाती है, ताकि उसका दोष जो है वो उसको ना लगे। या किसी के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी देहरी बना के उसकी पूजा जो है वह करती है। दूसरा हमारे यहाँ मोहरों का बड़ा वो है कि किसी जो हमारे कुल देवता रहते हैं वहां पे मोहरें रखी जाती हैं, लोहे की होती हैं, 4 फुट के करीब, छोटी से बड़ी, वो लोहे की सांकल जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी बड़ी सांकलें जो है वो रहती हैं। वो हमारे यहाँ आप देख लीजिए कुल देवताओं में बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, मोहरें जो है वो मिलती हैं। तीसरा हमारे यहाँ बावलियों का बड़ा प्रचलन है। बावलियां यानी कि पानी के जो हम कह सकते हैं उसको नेचुरल स्रोत,
यानी प्राकृतिक संसाधन जो है वो बावलियां हमारे यहाँ काफी देखने को मिलती है। अब बावलियों में भी कई किसी के नाम की बावलियां बनती थी। तो आज पहाड़ी क्षेत्र में हम जाएं तो हालांकि अब जो है लोगों द्वारा ये प्रचलन जो है कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, किंतु आज भी हमें जो बनी हुई बावलियां हैं वो हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं हमारे यहाँ तो हमें देखने को मिल जाती हैं, और जिनका पानी बहुत साफ होता था, लोग पानी पीते थे और उससे अपनी प्यास जो है वो बुझाते थे। कुछ लोग जो है वो अपने नाम को प्रसिद्धि करने के लिए भी उन बावलियों का निर्माण करते थे, और जहां से प्राकृतिक पानी जो है वो निकलता था। और आज भी वह पानी जो है वो गर्मियों में आप देख लीजिए वो ठंडा दिखेगा आपको, और सर्दियों में वह आपको गर्म दिखेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे यहाँ रहती है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यानी कि ये तीनों चीजें जो है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हुई हैं। अब दूसरा, हमारे यहाँ मिट्टी के शिल्प जो है वो बहुत अधिक रहे हैं, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में भी रहे हुए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अधिक इसका प्रचलन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिनमें कई सारी चीजें थी। मिट्टी के बने घड़े थे, क्योंकि पहले जो थे हम लोग उतने सशक्त नहीं थे, पैसे जो थे वो लोगों के पास उतने अधिक मात्रा में नहीं थे, कुछ ही लोगों के पास ये सुविधाएं जो थी वो प्राप्त थी। तो जिनके पास नहीं थी, बहुतायत संख्या में लोग ऐसे थे जिनके पास ऐसा नहीं था। तो तब क्या था, तो ये मतलब केवल मात्र इनको हम अर्थ के साथ ना जोड़कर अपनी संस्कृति के साथ भी जोड़ के देखें, क्योंकि जो हमारे लघु उद्योग धंधे थे उनमें ये भी आते थे। इनका मकसद जो था व्यवसाय के रूप में भी इनका प्रयोग होता था और संस्कृति के रूप में भी प्रयोग होता था, कि जितने इनके बर्तन बनते थे, छोटे छोटे बर्तन बनाते थे, बच्चों के खिलौने बनते थे, इसमें मूर्तियां बनती थी, जिनमें मैं कुछ नाम लूंगा जो हमारी डोगरी में बोले जाते हैं, जिनमें झज्जर होती है, चाटी होती है, जिसमें कुंडा होता है, परात होती है, थाली होती है, फूलदान बनता था, सुराही बनती थी, डिब्बा बनता था, तंबाकू पीने के लिए डिब्बा बनता था, कुन्नी जिसमें हम दाल वगैरह बनाते थे, और उसकी दाल इतनी स्वादिष्ट होती थी कि आज के जितने भी पतीले हैं उसके आगे फीके पड़ जाते थे। तो यानी कि ये मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे थे कि उनसे व्यक्ति की सेहत भी ठीक रहती थी और स्वाद जो था वह भी बना रहता था। फिर हमारे यहाँ चिराग बनाए जाते थे, दिए बनते थे, वो तो सब जगह है। फिर चुल्ली हमारे यहाँ बनती थी, जिसमें रोटियां जो है वो बनती थी, सेकी जाती थी। तंदूर लगते थे, अंगीठियां मिलती थी, मतलब बनी बनाई, जिसमें हम आग जो है वो सेकते थे सर्दियों में। तुलसी का चौंतरा होता था, जिसमें हमारी जो माताएं हैं वह जब तुलसी पूजन या तुलसी व्रत आता था तो उसको कलाकारी से रंगती थी। चित्रकला जो है वो वहां हमें उनकी देखने को मिलती थी कि किस प्रकार उसको पहले तो पूरा सफेद पेंट किया जाता था, फिर उसके बाद 4 पहियों वाले लोग जो है वो डोली तुलसी माता की लेके जो है वो चल रहे हैं। तो यानी कि ये परंपराएं जो है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, यानी कि लोक संस्कृति का हिस्सा जो है वो हमारे यहाँ रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ नाग सभ्यता का बड़ा प्रचलन है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ नागों को पूजने का बहुत प्रचलन है। तो उसमें कई नाग जो है उनको हम मानते हैं, जैसे वासुकी नाग के हमारे यहाँ एक मेला ही लगता है, एक यात्रा ही जाती है। हमारे यहाँ एक स्थान है भद्रवा, जिसको हम मिनी कश्मीर भी कहते हैं। तो वहां पे बाकायदा वासुकी नाग नाम की यात्रा जो है वो निकलती है साल में एक बार। तो वहां नाग को पूजने के लिए एक मंदिर है, वासुकी नाग का मंदिर जो है वो बहुत ही अधिक प्रचलित है, और वहां पे यात्राएं निकलती हैं। बाकी बाबा भैड़ देवता या वासुकी नाग के छोटे पुत्र के रूप में उनको माना गया है, कि भगवान विष्णु के जो वासुकी नाग थे उनके जो छोटे पुत्र के रूप में उनको माना गया है। और ये कहा गया कि ये हमारे यहाँ तवी नदी जो है एक बहती है, उसके पानी में ये नाग जो है वो निवास करते हैं। तो हमारे यहाँ उनको पूजने का भी जो है वो काफी, अब कारकें गाई जाती हैं, यानी उनकी स्तुतियां की जाती हैं। गीत जो है हम कहावतें, लोक बोलियां, उनमें गीत जो है उनको हम कारके कहते हैं। तो एक गीत है जो उनकी स्तुतियों के रूप में हम गाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो लोक पर्वों में चित्र एवं मूर्ति कला जो है वो हमारे यहाँ बहुत अधिक देखने को मिलती है। लोक कलाएं जो है वो हमारे यहाँ
काफी हमारे यहाँ क्या, मैं कहता हूँ कि हर जगह ये हमें देखने को मिलती है। भारत में चित्रकला जो है, पहले तो चित्रों के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। जब भाषा जब जब तक शिक्षा नहीं थी तो तब यही था। तो हमारे यहाँ भी ये काफी प्रचलन में है। उसमें एक पर्व आता है हमारे यहाँ, रुट्टराड़े। ये मतलब ये काफी प्रचलित पर्व रहा है हमारे यहाँ। अब जो है, जब से हम विदेशी संस्कृति के विदेशी संस्कृति के पकड़ में आए हैं, तब से ये कहीं ना कहीं धुंधला होता हमें दिखाई देता है। लेकिन ये पर्व जो था, इसका अपना महत्व था। इसमें क्या था कि कुंवारी लड़कियां और विवाहित नव विवाहित जो वधुएं थी, जो स्त्रियां थी, वो एक स्थान पे वसंत के एक स्थान पे एकत्रित होती थी। और वहां पे क्या है कि घड़े जो थे उनको जमीन, पहले एक समतल जमीन घर के पीछे वाली साइड पे एक समतल जमीन को इकट्ठा करके वहां पे घड़ों को रखा जाता था और उसके बीच में बीज लगाए जाते, यानी कि फसल बोने से पहले उन बीजों को, अब हम उसका वैज्ञानिक पक्ष अगर देखें तो उसके माध्यम से बीजों को हम देख लेते थे कि क्या बीज खराब है कि क्या बीज सही है। आर्थिक पक्ष में भी अगर हम इसको ले जाएं तो उसके बीच में लगाए जाते थे। और जब उनमें बीज अंकुरित होते थे तो महिलाएं क्या करती थी, स्त्रियां एक दिन हफ्ते में रखती थी उनको रंगने के लिए। वह आती थी तो विभिन्न प्रकार के चित्र जो थे वो उनमें रंगती थी। अब उन चित्रों में भी कई सारे चित्र वह बनाती थी। कभी किसी पशु पक्षियों का चित्र बना दिया, कभी घर का चित्र बना दिया, कभी फूलों का चित्र बना दिया। तो जो जो जिसके, और बड़ी बात थी कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। कोयला पीस के काला रंग बना लेते थे, पीले फूल के लेके पीला रंग बना लेते थे। तो यानी कि प्रकृति को एकदम जोड़ के रखते थे। तो ये एक पर्व ऐसा था कि जिसमें प्रकृति जो थी वह हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। तो ये एक उनके उल्लास का पर्व था जो आषाढ़ संक्रांति से शुरू होकर सावन मास की संक्रांति तक एक माह पूरा चलता था। यानी एक महीना पूरा ये पर्व जो था, ये वही प्रक्रिया जो थी ये चलती थी। अब स्त्रियां जो घड़े मैं आपको बता रहा हूं जमीन में गाड़ के रखती थी, वह घर के सदस्यों के रूप में थी। और जो बीच में बड़ा घड़ा होता था वो घर का मुखिया होता था। तो इस तरह से ये पर्व जो था वो हमें देखने को मिलता है। फिर नाग पंचमी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे यहाँ क्षेत्र है, सांबा क्षेत्र है, जहां पे नाग पंचमी में स्त्रियां जो है वो घर की साफ सफाई करती थी। अब इसके पीछे देखें तो कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसको सिरे से नकार नहीं सकते अपने पर्वों को। आज की पीढ़ी जो है वो किसी तरह से भी नहीं इन पर्वों को अपनाना चाहती है, चाहे जो भी है। लेकिन इसके पीछे कई तरह के महत्व थे। घर की सफाई बहाने से हो जाती थी। ऐसे कौन हाथ लगाता है, पूरे घर की सफाई होती है। और फिर जो है दीवार पे नाग जो है वो 5, मूल रूप से 5 बनाए जाते थे। 5 नागों की वो हम इस तरह से पेंटिंग, जो आप कह सकते लीजिए चित्रकला कह लीजिए, चित्र जो है वो अंकित किए जाते थे और उनकी बाकायदा पूजा होती थी। मिट्टी आटे के दिए बनाकर उनकी पूजा जो है वो की जाती थी। तो ये एक पर्व जो है ये भी हमारे यहाँ नाग पंचमी का पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा बछदुआ और द्रुबड़ी का पर्व है। तुलसी व्रत मैंने आपसे जिक्र किया कि तुलसी का जो व्रत है। बाकी दीपावली और लोहड़ी जो है वो भी हमारे यहाँ काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इसका भी अपना एक महत्व है। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि दीपावली और लोहड़ी का विषय में जो है वो सब जो है वह जानते हैं, जो उत्तर में मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये सारे पर्व जो है ये हमारे डोगरी संस्कृति की एक नींव जो है वो रहे हैं। तो लेकिन अगर हम आज के वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं। समय थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा अब समेटने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि बहुत है। अगर हम लोकगीतों की ही बात करें या वेशभूषा, परंपराएं, सब चीजें जो है वो लोक साहित्य में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अपनी मातृभाषा को पकड़े हुए हमें रखना है, और उसकी जड़ों से, अगर आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है तो अपनी मातृभाषा को बोलना है, उसको पढ़ना है, उसमें लिखना है। तभी जो है वो आप भाषाओं को बचा सकते हैं। अन्यथा आपके ऊपर कई भाषाएं जो हैं
वो अधिकार करने के लिए बैठी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी किस तरह से अपना प्रभुत्व जो है वो जमाती है। लेकिन हम क्यों उनको अपनाएं, जबकि हमारी अपनी संस्कृति जो है, हमारी अपनी भाषाएं जो है वह इतनी समृद्ध है कि आज विदेशी भी आके हमारी भाषा या हमारी संस्कृति को देखना चाहते हैं। जब वह अब हमारी संस्कृति को देखकर अपनाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। तो मुझे यही लगता है कि हमें अपनी भाषा को बचाना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र की भाषा है। अब इसी के माध्यम से हमारी हिंदी जो है वह भी पुष्पित और पल्लवित होगी, क्योंकि इन लोक भाषाओं में ही हम अपनी भाषा को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं। तो डोगरी के विषय में आज मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपके समक्ष डोगरी भाषा को ला पाया होगा। बाकी पाटिल सर, आपके लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बिल्कुल, जैसे तवी कलकल तरीके से बहती है, उसी तरह से आपके वाणी से आपकी संस्कृति, आपकी भाषा के विषय में आप इतनी मतलब प्रगाढ़ता से उस पर बात कर रहे थे कि बिल्कुल सभी श्रोता जो सुनने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि मनुष्य अपनी मातृभाषा के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जब बात करता है तो वो किस तरह से खुल जाता है। आपकी वाणी में कहीं पर भी रुकावट नहीं थी, या आप बिल्कुल कलकल झरने की तरह मीठे पानी का जैसे झरना बहता है उस तरह से आपके विचार जो है वो बह रहे थे। मैं बिल्कुल बिल्कुल सदगत था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था कि एक नई भाषा के विषय में मैं भी जान रहा था कि किस तरह से मनुष्य को अपनी भाषा से प्रेम होता है, अपनी संस्कृति से प्रेम होता है। और निश्चित आपने जो अंत में कहा कि कुछ जो नई पीढ़ी है हमारी, वो लोग इसको अपनाना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति की मोहपाश में वो जाना चाहते हैं। लेकिन निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे कई युवाओं को, जो युवा डोगरी संस्कृति से होंगे, जो डोगरी भाषा भाषी होंगे, वो जब आपके इस वक्तव्य को सुन रहे होंगे तो उनको निश्चित ये इस बात का इल्म हुआ होगा कि निश्चित हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। चूंकि विश्व हिंदी संगठन यही चाहता है कि हम सब लोग अपनी संस्कृति को पकड़े रखें, हम अपनी भाषाओं को पकड़े रखें, हम अपनी मातृभाषा को विकसित करते हुए हम अपनी राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी होने जा रही है, बनने जा रही है, उसको बल प्रदान करें। और एक दिन ऐसा आए कि इस विश्व में सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी आए, वो एक विश्व भाषा के रूप में अवतरित हो। अमेरिका में कई लोग, कई विश्वविद्यालयों में, चाइना में कई विश्वविद्यालयों में, इस जैसे महाशक्तिशाली देशों में भी कई विश्वविद्यालयों में अब हिंदी पढ़ाई जा रही है। वो हिंदी को बल देने का काम जो है वो हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृति, और आप जैसे जो होनहार शिक्षक है, प्राध्यापक है, ये निश्चित इसको बल दे रहे हैं। विश्व हिंदी संगठन यही चाहता है कि कई भाषा भाषी जो है वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का संरक्षण करते हुए अपनी भाषा को आगे बढ़ाए। जब आपकी भाषा, हमारी भाषा आगे बढ़ेगी, जब मातृभाषा आगे बढ़ेगी, तभी हमारी राष्ट्रभाषा और हमारा राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ेगा। हमारे राष्ट्र को अगर विश्व गुरु करना है, उसके लिए हमें अंग्रेजी को बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है मित्रों। हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर अभिमान रखकर हमारी संस्कृति और हमारी भाषा को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हमारा प्रयास है। विश्व हिंदी संगठन आप सभी श्रोताओं का और विशेषतः सुनील कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कितनी बढ़िया तरीके से यह बात रखी। निश्चित ही आपके पास इतनी जानकारी है कि वो 1 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। आने वाले समय में अवश्य प्रयास किया जाएगा कि आप अन्य जो जानकारी है वह भी हमारे सारे श्रोताओं के साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये जो कार्यक्रम है यहीं पर मैं समाप्त की घोषणा करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर। आलोक जी।